हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा 22nd लेक्चर है, यानी 22वां लेक्चर हमारे ओबीजी का। इसके पहले 2 यूनिट में हमने 20 लेक्चर में कवर कर लिया। इससे पहले हमने जो है 3rd यूनिट का पहला लेक्चर भी ले लिया। हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट हो गया है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा क्या, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी और डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी या डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपका आएगा नॉर्मल डिलीवरी के अंतर्गत। नॉर्मल डिलीवरी आपको एक टॉपिक मिलेगा। ठीक, नॉर्मल डिलीवरी आपको एक टॉपिक मिलेगा उसी में, या नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल प्रेगनेंसी आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसी के अंदर आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक, तो आप आज जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंतर्गत आने वाले हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आने वाले। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये 2 चीजें आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं जो कि लास्ट के 10-5 मिनट में कवर हो जाएंगे, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आपके कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नॉर्मल से अलग होता है, यही सारी चीजें आप इसमें देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यानी आपके जीआई सिस्टम में क्या चेंज होगा, जनरली आपका क्या चेंज होगा, जैसे बॉडी वेट बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, आपका सीरम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है, इसके अलावा आपका रीनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है, मेटाबॉलिक में क्या क्या चेंजेस होता है, इसके अलावा नॉर्मल चीज़ें क्या चेंजेस होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आज हम पहले टॉपिक में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करते हैं। जो भी आपका चेंजेस होते हैं आर हार्मोनल इंड्यूस, यानी हार्मोन जो भी आपका प्रोजेस्टेरॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, उसके इंड्यूस, यानी हार्मोनल इंड्यूस होता है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, हार्मोन के कारण ही ये सारे चेंजेस होते हैं। दी चेंजेस, ये चेंज जो होते हैं किस चीज में हेल्प करते हैं, नरिश और प्रोटेक्ट करने में फीटस को। ठीक, सबसे पहली बात प्रिपेयर करने में मदर फॉर द लेबर, मदर को प्रिपेयर करवाता है लेबर के लिए, और प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर द लैक्टेशन ड्यूरिंग परप्यूरियम। ठीक, यानी पोस्ट नेटल पीरियड में किस लिए, लैक्टेशन के लिए मदर का ब्रेस्ट को भी प्रिपेयर करवाती है। इसको इस बदले देखेंगे कि ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहला चेंजेस किस में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। चेंजेस आर टेम्परेरी एडाप्टेशन। ठीक, यानी टेम्परेरी होता है, जब आपका क्या होता है डिलीवरी हो जाता है बेबी का, उसके बाद 42 से 45 दिन में लगभग सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, अप्रॉक्स नॉर्मल चीजों पे आ जाते हैं। तो ये टेम्परेरी होता है, ना कि आपका क्या होता है परमानेंट होता है। ठीक, बॉडी ऑफ द यूट्रस, सबसे पहले यूट्रस का जो होता है उसका बॉडी, उसके 3 पार्ट होते हैं ना, तो उसमें से सबसे पहला पार्ट जो होता है बॉडी, उसमें क्या क्या चेंजेस होता है आफ्टर कंसेप्शन, यानी जब आपका कंसेप्शन हुआ उसके बाद में यूट्रस इनलार्ज होगा, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट टू द फीटल ग्रोथ, न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फीटल ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करेगा। चेंजेस इन द यूट्राइन शेप, यूट्रस के शेप में क्या क्या चेंजेस करेगा, यूट्रस चेंज फ्रॉम पीयर शेप टू ग्लोब्यूलर, यानी पहले क्या रहेगा नाशपाती के शेप का, अब इसके बाद क्या हो जाएगा ग्लोब्यूलर हो जाएगा। ठीक, यानी गोलाकार हो जाएगा। टू अकोमोडेट किस लिए, आपका फीटस के ग्रो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एमनोटिक फ्लूइड को, और प्लेसेंटल टिश्यू को इंक्रीज जो है प्लेसेंटल टिश्यू के ग्रोथ के लिए, इतनी चीजों के लिए जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। इस्थमस ऑफ द यूट्रस, अब आपका बॉडी हो गया, इसके बाद इस्थमस में क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक, तो यूट्रस के इस्थमस में क्या क्या चेंजेस होगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा और इलांगेटेड हो जाएगा अप टू 3 टाइम ओरिजिनल शेप, यानी जितना उसका ओरिजिनल शेप रहेगा, ठीक, ओरिजिनल शेप जितना रहेगा उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 3 गुना आपका हो जाएगा, 3 गुना ओरिजिनल शेप से बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और पहले 3 महीने में ही आपका ये हो जाएगा। ठीक, यानी पहले 12 हफ्ते में ही आपका ये हो जाएगा। गिव ए स्टाल्क लाइक अपीयरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अपर और लोअर यूट्रस का जो सेगमेंट होता है उसके बीच में एक डंठल के आकार का हो जाता है। ठीक, स्टाल्क लाइक यानी डंठल के आकार का पतला सा लंबा सा हो जाता है। ठीक, ये चीज हो गया आपका।
चेंज अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, वीक के अनुसार क्या क्या चेंजेस होते हैं आपका। यूट्रस राइज आउट ऑफ द पेल्विक, यूट्रस आपके 12 वीक में पेल्विक के ऊपर आने लगता है। बिकम अपराइट, ठीक, थोड़ा सा ऊपर होगा। साइज इज ग्रेप फ्रूट, ठीक, वो साइज क्या हो जाएगा आप एक ग्रेप फ्रूट की तरह हो जाएगा। पैल्पेबल होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर में, ठीक, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर में पैल्पेबल होगा। 16 वीक में क्या होगा, ग्रो करेगा फीटस, पुट प्रेशर ऑन द स्टमक, स्टमक पे प्रेशर करेगा। यूट्रस बिकम मोर ग्लोबुलर, और यूट्रस जो है थोड़ा और गोलाकार होने लगेगा। इसके बाद में 20 वीक पे क्या होगा, यूट्रस बिकम स्फेरिकल विथ द थिक एंड राउंड फंडस, ठीक, राउंडेड फंडस। फंडस पैल्पेबल एट द जस्ट बिलो ऑफ द अम्लाइकस, फंडस जो होगा पैल्पेबल कहाँ पे होगा, एट या जस्ट बिलो, या तो आपके कहाँ अम्लाइकस पे होगा या तो उसके जस्ट नीचे होगा, ठीक। यूट्राइन ट्यूब बिकम मोर वर्टिकल ड्यू टू द राइजिंग यूट्रस, ठीक, यूट्राइन ट्यूब जो होगा बिकम मोर वर्टिकल हो जाएगा, ज्यादा वर्टिकल हो जाएगा ड्यू टू राइजिंग यूट्रस, किसकी वजह से, यूट्रस के ऊपर जाने की वजह से यूट्राइन ट्यूब जो है वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। 30 वीक पे आपका क्या होगा, बाय 30 वीक लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म, ठीक, लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में आपका फंडस जो है क्या करेगा, पैल्पेबल होगा मिडवे बिटवीन द अम्लाइकस एंड सर्विक्स, जो सर्विक्स है और जो अम्लाइकस है उसके बीच में, यानी अम्लाइकस और जो सर्विक्स है इसके बीच में कहीं पे भी पैल्पेबल होगा, अभी इमेज के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद लेंथनिंग अक्योर नियर द टर्म एट द फीटल हेड डिसेंडिंग, ठीक, लोअर यूट्राइन सेगमेंट बिकम थिन एंड स्ट्रेच, लोअर यूट्राइन थिन होगा, ठीक, इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये थिन होगा पतला होता है और स्ट्रेच थोड़ा सा फैलता है, तो इससे क्या होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर में। जब आप लेबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द यूट्रस, और ये क्या करता है 1/3 ऑफ यूट्रस का जो है फॉर्म हो चुका होता है, जो आपका लेबर के टाइम पे जितना यूट्रस होता है उसका। डेसिडुआ, डेसिडुआ क्या होता है आपका एंडोमेट्रियम जो होता है, ठीक, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसी को प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ कहा जाता है, ठीक। इस बात को क्लियर रखिएगा कि डेसिडुआ शब्द अगर आ रहा है तो उसी को एंडोमेट्रियम जो होती है उसी को प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ कहा जाता है। कार्पल ल्यूटियम कॉज द डेसिडुआ टू बीकम, ठीक, थिकर बनाती है, ठीक। इसके अलावा रिच यहाँ पे होगा, सॉरी गलत है, ठीक, रिच वैस्कुलर होता है, यानी ज़्यादा उसमें जो आपके नर्व्स हो गए आपके आर्टरी वेन्स ज़्यादा बन जाते हैं और ग्लैंडुलर हो जाता है, ठीक, ये चीज़ होगा। प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स रिच इन्वायरमेंट फॉर द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या करता है आपका डेसिडुआ न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। 13 से 17 वीक में प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन, प्लेसेंटा के द्वारा 13 से 17 वीक में हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कार्पल ल्यूटियम रिग्रेसेस एंड डेसिडुआ बिकम डेसिडुआ बैसिलस, ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका आ जाता है मायोमेट्रियम मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, क्या करता है स्मूथ मसल फाइबर का बना होता है विद द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक, विद उसके साथ में मसल्स फाइबर ग्रो अप टू 10 टाइम दियर ओरिजिनल लेंथ, ठीक, मसल फाइबर जो होते हैं क्या करते हैं 10 टाइम ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक, यानी 10 गुना ज्यादा ग्रोथ होता है। जो आपका टॉपिक है इसमें हर एक डाटा है, सारे डाटा हर एक चीज का, मायोमेट्रियम में क्या चेंज हो रहा है 1-2 पॉइंट याद रखिए, एंडोमेट्रियम में क्या चेंज हो रहा है 1-2 पॉइंट याद रखिए, सारी चीजें सारे सिस्टम का 2-2 3-3 पॉइंट याद रखिए। अक्सर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताइए आप किस चीज का, आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इसको जरूर आप तैयार करके रखिए। इसको 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट इसीलिए पॉइंट वाइज दिया गया है जिससे आपको समझ में आए, ठीक। ग्रोथ अक्योर्ड ड्यू टू, ग्रोथ क्यों होगा, हाइपरट्रॉफी होगी और हाइपरप्लेजिया होगा, इंक्रीज इन नंबर होगा और इंक्रीज इन साइज होगा, ठीक, 2 चीजें आपकी होंगी। इसके बाद में इन्फ्लुएंस मेनली बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो इन्फ्लुएंस होगा किससे होगा, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से होगा। यूट्रस इंक्रीज ग्रेटली इन साइज एंड वेट, ठीक, यूट्रस जो होगा इंक्रीज करेगा अपने साइज में और वेट में। थिकनेस रिड्यूस नियर टर्म ड्यू टू स्ट्रेचिंग, ठीक, थिकनेस जो होगा वो रिड्यूस होगा नियर टर्म, जब टर्म होने लगेगा बेबी तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ड्यू टू स्ट्रेचिंग की वजह से थिकनेस जो है रिड्यूस होता जाएगा, यानी थिन होता जाएगा। प्रोड्यूस करेगा क्या, बार्टोनेक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, बार्टोनेक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है,
इरेगुलर होता है, पेनलेस होता है, मोर फ्रीक्वेंट आफ्टर 36 वीक। ठीक, ये जो कंट्रैक्शन है 36 वीक के बाद रेगुलर हो, इरेगुलर पहले रहता है लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंट हो जाता है, पेनलेस होता है। ठीक, एस्ट्रोजन प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रमोट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्स करता है मसल को। ठीक, ये दो चीजें होगी। तो हमारा क्या था, ये मायोमेट्रियम था। मायोमेट्रियम में ग्रोथ क्यों होता है, हाइपरट्रॉफी की वजह से, हाइपरप्लेजिया की वजह से, दो वजह से। स्मूथ मसल फाइबर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू मेड स्मूथ फाइबर विद द कनेक्टिव टिश्यू से होता है। 10 टाइम मसल फाइबर जो है ग्रो करते हैं ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा। ठीक, ये चीज़ हो गया आपका, ये सारे डाटा आपके हो गए। इसके बाद में आपका आ जाता है मसल लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के जो मसल लेयर है, चाहे वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर हो, मिडिल लेयर हो या इनर सर्कुलर लेयर हो, इन तीनों में क्या होता है, आउटर लेयर थिक हो जाती है, हेल्प करती है इन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान क्या करता है, आपका इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन और आपके रिट्रैक्शन में ड्यूरिंग लेबर में हेल्प करता है। हाईली वैस्कुलर होता है, मिडिल एक्ट करता है लिविंग लॉन्गिट्यूडनल कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, ब्लीडिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके बाद में फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, आपका इनर जो सर्कुलर होता है, हेल्प करता है सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर, सर्वाइकल डायलेशन में हेल्प करता है। ठीक, ब्लड सप्लाई आपका यूट्रस में क्या होती है, ब्लड वेसल इंक्रीज हो जाते हैं, डायमीटर और नंबर दोनों में। ब्लड जो वेसल्स होते हैं नंबर में भी इंक्रीज होती है और डायमीटर में भी इंक्रीज होते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो ऑफ द यूट्रस। एस्ट्रोजन की वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है यूट्रस में वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये अबाउट 750 ml पर मिनट ब्लड फ्लो टू द यूट्रस एट टर्म। जब टर्म यानी आपका 37 वीक के आसपास में बेबी पहुंच जाता है, तब आपका 750 ml पर मिनट ब्लड फ्लो होता है यूट्रस में। ठीक, सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ द फेटस एंड प्लेसेंटा। और क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ किसके, आपकी ग्रोथ ऑफ फेटस और प्लेसेंटा को, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट करेगा किस चीज को, आपके ग्रोथ को। ठीक, फेटस और प्लेसेंटा दोनों के। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, बीकम इलॉन्गेट एंड मोर वैस्कुलर। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इलॉन्गेट हो जाता है और मोर वैस्कुलर हो जाता है। फेब्रियाई बीकम कंजेस्टेड। ठीक, फेब्रियाई जो होता है कंजेस्टेड हो जाता है, यूजुअली रिमेन क्लोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो बचा हुआ होता है प्रेगनेंसी के दौरान क्लोज भी हो जाता है। अब इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, सर्विक्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज कुछ है, सर्विक्स रिमेन टाइटली क्लोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्लोजली होते हैं, क्योंकि अगर टाइटली क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, नीचे से जो है पूरा फीटस बाहर निकलने का चांस रहता है। तो इसके लिए टाइटली क्लोज रहता है, प्रोटेक्ट करता है फीटस फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी ये प्रिवेंट करता है, और फॉर्म करता है म्यूकस प्लग। ठीक, म्यूकस प्लग को जो है आपका फॉर्म करता है। सर्वाइकल वास्कुलरिटी इंक्रीज, सर्वाइकल की जो वास्कुलरिटी वो इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, सर्विक्स अपीयर ब्लूइश एंड सॉफ्ट, जिससे सर्विक्स क्या है, ब्लू दिखता है और सॉफ्ट होता है। ठीक, सर्वाइकल ग्लैंड जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं थिक म्यूकस फॉर्मिंग म्यूकस प्लग। ठीक, तो इससे क्या होता है, थिक म्यूकस, और जो कि क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं म्यूकस प्लग को। ठीक, म्यूकस प्लग क्या होता है, सील सर्विक्स, सर्विक्स को सील रखता है, प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को फ्रॉम द इन्फेक्शन से, और सर्विक्स ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग एंड रिपनेस। ठीक, रिपनेस का मतलब क्या होता है, आपका सॉफ्ट करता है और आपका रिपनेस करता है। ठीक, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। सॉफ्ट करने के अलावा इसके साथ एक वर्ड जो दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड टर्म। ठीक जी, ठीक, टूवर्ड टर्म ये हो गया। सर्विक्स क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका रिपनेस बढ़ता जाता है जब तक वो टर्म होता है। ठीक, इफिसमेंट एंड डायलेशन अक्योर मेनली ड्यूरिंग लेबर। इफिसमेंट और डायलेशन इसी की वजह से आपका लेबर के दौरान हो पाता, सॉफ्टनिंग की वजह से और उसके। ठीक, वेजाइना में एस्ट्रोजन कॉज करता है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द वेजाइनल मसल्स, यानी नंबर में भी और साइज में दोनों में बढ़ेगा। इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड कैपेसिटी, एस्ट्रोजन की वजह से ही वेजाइना का जो है इलास्टिसिटी बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ता है। उसके बाद वेजाइनल वॉल बिकम थिक होती है, सॉफ्ट होते हैं और कंजेस्टेड होते हैं। ठीक, इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन कंटेंट एसिडिक पीएच को। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, इन्फेक्शन आप इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंडिडा
एल्बिकेंस। ठीक, ये क्या है आपका, एक यीस्ट होता है जो आपका मेनली आपका जीबी में पाया जाता है, गाल ब्लैडर में। ठीक, लेकिन ये आपका शरीर के बाहर भी रह सकता है और ये आपका वेजाइना को, जो वेजाइना में भी ग्रो कर सकता है। ठीक, तो एसिडिक इन्वायरमेंट इससे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद इंक्रीज करता है वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक, यानी ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाए। ठीक, एक्सेसिव डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक, एक्सेसिव डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो आपका इससे प्रोटेक्ट करता है। ब्लूइड डिस्कलरेशन ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लूइड डिस्कलरेशन होगा। इसके बाद चेंज होगा प्रिपेयर वेजाइना फॉर लेबर, और चेंजेस होंगे किस लिए, प्रिपेयर होगा आपका वेजाइना के किस लिए लेबर के लिए वेजाइना आपका प्रिपेयर होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे, प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन अक्योर टू द मीट मैटरनल एंड फीटल नीड। ठीक, इंपॉर्टेंट इन द वुमेन विद द प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर वुमेन के पास, महिला के पास में कोई पहले से ही हार्ट डिजीज है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इसके बाद में हार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे डाटा इसमें लगभग चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाएंगे आप लोग, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ से 25 रुपीज़ में आप लोग बाई करके इसको पीडीएफ को रख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा समझाना हो, इसमें डाटा है, आपको याद रखना कि हाँ ये चेंजेस होता है। जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा 10 से 12, इसमें मैं क्या समझा दूँ आपको, इसमें आपको क्या है, बीट्स पर मिनट आपका बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इसको याद रखिए कि अगर 72 बीट है तो उसमें 10 से 12 जोड़ दीजिए, यानी 82 से 85 बीट आपका हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन में आपका हार्ट रेट। वैसे ही इलाज होगा, स्पेशली आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल आपका बड़ा हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। हार्ट डिस्प्लेस होगा अपवर्ड, हार्ट थोड़ा, सारी चीजें लगभग थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। ठीक, एंड द लेफ्ट बाय द इनलार्ज यूट्रस। ठीक, क्योंकि यूट्रस इनलार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से होता है। ठीक, उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, किसके कारण होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और इंक्रीज होगा मेटाबॉलिक डिमांड। ठीक, मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगा तो इसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट पीक होता है मिड प्रेगनेंसी में। मिड प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, आपका करीब करीब 17 से 20 वीक के आसपास में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, पीक पे होता है, कार्डियक आउटपुट सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ब्लड प्रेशर क्या होता है, यूजुअली रिमेन नॉर्मल। ठीक, यूजुअली नॉर्मल ही रहता है ब्लड प्रेशर, लेकिन स्लाइटली फॉल करता है मिड प्रेगनेंसी ड्यू टू, बीच प्रेगनेंसी में आपका थोड़ा सा गिरेगा, क्यों, प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस करता है वैसोडाइलेशन को, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वैसोडाइलेशन को आपका इंड्यूस करता है। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम क्या होता है, कंप्रेस करता है आप द इंफीरियर वेना कावा की वजह से, कंप्रेस करने की वजह से काज करता है डिजीनेस, पैलोर और नोजिया, और रिलीव्ड करता है बाय द साइड लेइंग पोजीशन। ठीक, रिलीव कैसे होता है, साइड लेइंग पोजीशन से। ठीक, तो मतलब यही है कि सुपाइन पोजीशन में अगर कोई महिला, ठीक, कोई महिला सुपाइन पोजीशन में है तो यहाँ पे आपका जो आपका क्या आ जाता है, इंफीरियर वेना कावा आ जाता है। ठीक, आपकी बैक एरिया हो गया, बीच में आपका क्या आ जाता है, इंफीरियर वेना कावा आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका इंफीरियर वेना कावा आ जाता है। ठीक, आपका यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा आ जाता है, तो यही इंफीरियर वेना कावा क्या होने लगता है, दबने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम कहते हैं। तो यही इंफीरियर वेना कावा आप सुपाइन पोजीशन में रहेंगे तो दबेगा, और दबने की वजह से क्या होगा, आपका सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होने का चांस रहता है। कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वेना कावा कॉज क्या करता है, डिजीनेस, पैलोर, नोजिया। रिलीफ कैसे होगा, आपका साइड लाइन पोजीशन लेंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ब्लड फ्लो एंड वेनस चेंज, ब्लड फ्लो में क्या है, इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो। यूट्रस में कहाँ कहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, नोट कर लिया, यूट्रस में, किडनी में, ब्रेस्ट में और स्किन में। लीड करेगा, वहां पे गर्माहट होगी, इंक्रीज करेगा स्वेटिंग को, और नेजल कंजेशन को भी बढ़ाएगा। ठीक, वेनस स्टेसिस में काज, वेनस स्टेसिस जो होता है वो क्या करता है, एडमा ऑफ द लेग, जो कि आप देखने को मिलता है, और उसके बाद में आपका वेरिकोस वेन्स और आपका हेमरॉइड्स भी काज कर सकता है। ठीक, इसके बाद में ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होगा, 30 से 50% आपका ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करेगा बीइंग अराउंड 10th वीक, और आपका कब इंक्रीज होगा, 10वें वीक पे आपका
30 से 50% जो भी आपका ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। पीक जाएगा 30 to 34 वीक पे। 30 से 34 वीक पे आपका क्या होगा, पीक पे जाएगा प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज मोर देन आरबीसी। ठीक, प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है आरबीसी से ज्यादा आपका क्या करेगा, बढ़ेगा, और इसकी वजह से आपका फिजियोलॉजिकल एनीमा होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका आरबीसी कम होता है कंटेंट में पूरे ब्लड वॉल्यूम में। ठीक, तो ये होता है, हेल्प करता है मीट फीटल लीड को। ठीक, सपोर्ट करता है प्लेसेंटल सर्कुलेशन में, और कंपनसेट होता है ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक, जो क्योंकि जब ज़्यादा होगा तो कंपनसेट हो जाएगा जब डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस होगा। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करता है मोर देन आरबीसी मास, आरबीसी मास से ज़्यादा हो जाता है। ठीक, लीड कर सकता है हीमोडाइलेशन। हीमोडाइलेशन आप लोगों को पता ही, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों हीमोडाइलेशन में कोई भी चीज़ आपके ब्लड वॉल्यूम में जब मिलाया जाता है तो ब्लड एक तरीके से पतला हो जाना, उसी को हीमोडाइलेशन कहते हैं। हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट डिक्रीज होगा। ठीक, हीमेटोक्रिट का मतलब है आरबीसी की मात्रा पूरे होल ब्लड में कम होना, उसी को हीमेटोक्रिट कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। हीमेटोक्रिट फॉल फ्रॉम द 30 to 35 to 39%, लगभग 30% तो होता ही होता है। ठीक, अप्रॉक्स। ठीक, तो 30 to 35 to 39% तक हीमेटोक्रिट फॉल कर सकता है, यानी आरबीसी का कंटेंट जो है फॉल कर सकता है। ठीक, ये हो गया। टोटल आरबीसी मास इंक्रीज होगा बाय 80 to 25% आफ्टर 10 वीक। टोटल आरबीसी का मास कब इंक्रीज होगा, 18 से 25% इंक्रीज होगा, और 10 वीक के बाद भी इंक्रीज होगा, यानी 10th वीक के बाद में आपका जो है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे डाटा है जो याद रखने हैं आपको, जो कि आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना फिजियोलॉजिकल एनीमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक, फिजियोलॉजिकल एनीमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक, इसके बाद में आपका क्या होगा, हीमेटोक्रिट फॉल करेगा कितना, 25 से 35 से 39% तक, और टोटल आरबीसी मास इंक्रीज होगा 10वें मंथ के बाद में आपका 18 से 25% इंक्रीज होगा। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन डिक्रीज इन फर्स्ट 20 वीक, पहले 20 वीक में। ठीक, आपका क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन घटेगा। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसमें से कंसंट्रेशन प्रोटीन का घट जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, फिजियोलॉजिकल एडिमा होने का चाहिए, स्पेशली लेग्स में। ठीक, फिजियोलॉजिकल एडिमा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मॉडरेट एडिमा विदाउट डिजीज इन नॉर्मल। ठीक, अगर कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो मॉडरेट एडिमा जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लास्ट ट्राइमेस्टर। ठीक, इंटेस्टाइनल आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। आयरन सप्लीमेंट गिव द प्रिवेंट मैटरनल आयरन डिफिशियंसी, एम टू नॉट टू राइज एचबी बट टू प्रिवेंट द डिफिशियंसी। ठीक, क्या होता है, आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा आपका सिग्निफिकेंटली लास्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक, इंटेस्टाइनल आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जिससे आयरन सप्लीमेंट क्या होगा, गिव टू द प्रिवेंट मैटरनल आयरन डिफिशियंसी। आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है जिसे क्या प्रिवेंट करता है मैटरनल आयरन डिफिशियंसी को। एम क्या होता है, नॉट राइज एचबी, एम इज नॉट टू राइज एचबी बट प्रिवेंट द डिफिशियंसी। एचबी ना बढ़े लेकिन कम से कम डिफिशियंसी ना हो, यही एम होता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, प्रेगनेंसी इज हाइपर कोगुलेबल स्टेट। प्रेगनेंसी क्या होता है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, फाइब्रोजन बढ़ेगा। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर आपका क्या होगा, 7, 8, 9 और 10। ठीक, 1, 2, 7, 8, 9, 10 इतने फैक्टर आपके बढ़ेंगे। क्लॉटिंग टाइम जो होगा 12 से घट के 8 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर वैसे ही बढ़ रहा है। ठीक, आपका इसके बाद में हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा हैमरेज है प्लेसेंटल सेपरेशन। जब प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा तो ये क्या करता है, हैमरेज से प्रिवेंट करता है, इंक्रीज करता है रिस्क थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म को, दो चीज़ों के रिस्क को लेकिन बढ़ाता भी है, लेकिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया, या फिर आपका प्लेसेंटल सेपरेशन के दौरान जो हैमरेज होता है उससे आपका प्रिवेंट करता है। ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स रिड्यूस होता है, इम्यून का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ता है। आईजीए, आईजीजी, आईजीएम का लेवल डिक्रीज होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10th से 30 वीक में आपका ये डिक्रीज होता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस डिक्रीज होगा। ठीक, एंटीबॉडी जो होते हैं वो डिक्रीज होंगे। इसके बाद में क्या होगा, वायरल रेजिस्टेंस यूजुअली अनचेंज, वायरल का जो रेजिस्टेंस है वो यूजुअली अनचेंज होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम चेंज होंगे। ठीक, चेस्ट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा बाय 6 सेंटीमीटर, डायफ्राम एलिवेट होगा 4 सेंटीमीटर,
ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मतलब चेस्ट सर्कमफ्रेंस आपका इंक्रीज होगा 6 सेंटीमीटर के आसपास में, आपका डायफ्राम एलिवेट होगा 4 सेंटीमीटर के आसपास में, रिब केज डिस्प्लेस होगा अपवर्ड और आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद नेजल म्यूकस हाइपर मिक एंड एडमेटोसिस ये होगा आपका, और नेजल कंजेशन होगा। ठीक, नेजल कंजेशन इससे पहले भी एक बार हो देख चुके हैं कि होता है। एपिस्टैक्सिस कॉमन है इस कंडीशन में। ठीक, एपिस्टैक्सिस आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, एमएसएन में पढ़ चुके होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि एपिस्टैक्सिस होता क्या है। ठीक, कमेंट करके बताइएगा कि एपिस्टैक्सिस होता क्या है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव होंगे। ठीक, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से रिस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिविटी। माइल्ड हाइपर वेंटिलेशन, ठीक, थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेशन होगा। डिक्रीज होगा मैटरनल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे रिस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होने का चांस बढ़ जाता है। हेल्प करेगा ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द फीटर, और आपका डिस्पनिया और डिजीनेस में अक्यूट डिस्पनिया भी हो सकता है और डिजीनेस होने का चांस बढ़ जाता है। ये सारे डाटा आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए। आप चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जाके ऐप पे। ये सारे डाटा लेकिन याद रखने इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये 15 नंबर में भी पूछ सकता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये आपका जरूरी है याद रखना। कुछ कुछ इतना सारा डाटा नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन हर एक चीज में आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। यूरिनरी सिस्टम चेंज क्या करेगा, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा 70 से 80%। तो चलिए रीनल ब्लड फ्लो कितना इंक्रीज हो रहा है, 70 से 80%। सेकेंड ट्राइमेस्टर में किडनी लार्ज होगा, जीएफआर बढ़ेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपका जीएफआर जो है आपका बढ़ा रहेगा, डिक्रीज होगा स्लाइटली नियर द टर्म, यानी 37 वीक के आसपास जब आप पहुंचेंगे तब थोड़ा सा डिक्रीज होगा, नहीं तो पूरी प्रेगनेंसी में आपका जीएफआर जो है बढ़ा रहेगा। डिक्रीज होगा ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड और आपका क्रिएटिनिन। क्या क्या डिक्रीज होगा, ब्लड यूरिया आपका डिक्रीज होगा, यूरिक एसिड आपका डिक्रीज होगा और क्रिएटिनिन आपका डिक्रीज होगा। यूरिक एसिड रिटर्न करेगा नॉर्मल नियर टर्म, ये भी आपका जब 37 वीक के आसपास यानी टर्म बेबी हो जाएगा तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। डिक्रीज होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ठीक, आपका डिक्रीज क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। और प्रोटीन यूरिया इज नॉट नॉर्मल। ठीक, प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल नहीं है, अगर ये हो रहा है तो मतलब कोई डिजीज कंडीशन है। ग्लूकोज एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा, फिजियोलॉजिकल ग्लाइकोयूरिया, ठीक, ग्लाइकोयूरिया हो सकता है। ठीक, ग्लाइकोयूरिया इज ए कॉमन इन प्रेगनेंसी यूजुअली नॉट ड्यू टू द डायबिटीज। ठीक, बट एक मिनट कट रहा है, हाँ, बट मस्ट बी मॉनिटर। ठीक, यानी ग्लाइकोयूरिया तो कॉमन तो होता है प्रेगनेंसी में, ठीक, ऐसा नहीं है कि वो डायबिटीज की वजह से ही होगा, लेकिन उसको मॉनिटर करने की जरूरत है कि कहीं ज्यादा हो रहा है तो चांस हो सकता है डायबिटीज का। ठीक, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज होगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, यूरिनरी बिकम मोर एल्कली, यूरिन जो है मोर एल्कलाइल होगा, और फ्रीक्वेंट ऑफ मेचुरेशन, ठीक, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अर्ली प्रेगनेंसी इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, अर्ली प्रेगनेंसी में इंक्रीज होगा यूरिन फॉर्मेशन। लेट प्रेगनेंसी में प्रेशर ऑफ इनलार्जमेंट यूट्रस ऑन ब्लैडर। ठीक, लेट प्रेगनेंसी पहले तो फॉर्मेशन ही यूरिन का बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, प्रेशर की वजह से मेचुरेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है आपकी। इसके बाद में यूट्रस डायलेट इलोंगेट एंड रिलैक्स ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, यूरिनरी स्टेसिस ये हो गया। रिस्क ऑफ यूटीआई इंक्रीज ड्यू टू द स्टेसिस एंड बैक्टीरियूरिया। ठीक, ये हो गया। यूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस में अक्योर। ठीक, हाइड्रोयूरेटर का क्या मतलब होता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब होता है। ये आपका ब्लैडर हो गया, यहाँ से आपका यूरेटर, 2 यूरेटर, यहाँ पे आपका क्या होगा, किडनी हो गया। ठीक, किडनी हो गया, 2 किडनी हो गए। अब हाइड्रोयूरेटर का मतलब होता है कि किसी कारण से आपका जो यूरिन है वो ब्लैडर में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है यूरिन, जिसकी वजह से आपका ये क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। ठीक, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, आपका यूरेटर जो है वो क्या हो जाता है, आपका यूरेटर क्या हो जाता है,
फूल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोयूरेटर कहते हैं। यही चीज अगर आपका यूरेटर में भी नहीं आ पा रहा है, यूरिन ब्लैडर में भी नहीं जा रहा है और आपकी किडनी में इकट्ठा हो रहा है, तो उसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक, में अक्योर दो चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक, और आपका ब्लैडर म्यूकस रिलैक्स होंगे प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपका। इसके बाद ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीज होगी, ब्लैडर डिस्प्लेस होगा अपवर्ड नियर टर्म। जैसे जैसे बेबी टर्म होता जाएगा वैसे उसका जो है आप अपवर्ड थोड़ा जाएगा, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होगी ब्लैडर की। ये सारी चीजें होंगी। गैस्ट्रो यूटेराइन सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, सॉरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में सबसे पहले गम्स आता है, उनमें आपका सॉफ्टनिंग होगी, स्पंजी होगा, ब्लीड इजीली हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इंक्रीज होगा सलाइवेशन आपका। ठीक, इसके बाद में नोजिया एंड वोमिटिंग होने का चांस रहता है। स्टार्ट का होता है 4 से 8 वीक के आसपास में स्टार्ट होता है। कॉमन होता है 70% लगभग वुमेन में। ये आपका यूजुअली सबसाइड हो जाता है और खत्म एक कब हो जाता है 14 से 16 वीक के आसपास आते आते खत्म हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद ड्यू टू द स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड हाइपर मोटिलिटी। ठीक, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन की वजह से और हाइपो मोटिलिटी की वजह से आपका होता है सीवियर वोमिटिंग, वेट लॉस करवा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा सकता है, जो कि नॉर्मल आप लोगों को पता ही है। एक्सेसिव वोमिटिंग कॉमन इन ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग किसमें कॉमन होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जिसका मदर का हो रही है, या हाई डाइल सॉरी हाँ हाई डायलेटिव फॉर्म मोल्स, मतलब कि आपका क्या होता है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, कहीं दूसरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा भी होता है, छोटा सा प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में डिसेबिलिटी हो जाए या बच्चा फॉर्म ही ना हो सही से, इन सारे कंडीशन में आपका हो सकता है आपका हाई डायलेटिव फॉर्म मोल्स में। ठीक, और आपका टेस्ट चेंज क्या होते हैं, आपका मेटाबॉलिक टेस्ट आपका चेंज हो जाएगा, फूड आपका जो है उसमें क्रेविंग आएगी। ठीक, फूड, ठीक, तो मतलब टेस्टेज में आपके चेंज आएंगे। पिक्का, पिक्का का मतलब आप लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ चुके होंगे। पिक्का का क्या मतलब होता है, नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ों को खाने की क्रेविंग ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे कि कोल हो गया, मड हो गया, चाल्क हो गया। ठीक, इंक्रीज होगा थ्रस्ट, ठीक, यानी प्यास ज़्यादा लगेगी। डिक्रीज होगा प्लाज्मा ऑस्मोटिलिटी, क्योंकि प्लाज्मा की ऑस्मोटिलिटी डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी प्रोलैक्टिन। ठीक, ये होगा इंक्रीज होगा एपेटाइट ड्यू टू द फॉल ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। ठीक, इसकी वजह से आपका होगा। इसके बाद में आपका आ जाता है हार्टबर्न होगा। ठीक है, यानी सीने में जलन होगी, छाती में जलन होगी ड्यू टू द राइज ऑफ द इंट्रागैस्ट्राइन प्रेशर, प्रेशर क्योंकि ज़्यादा होगा। रिलैक्सेशन एंड कार्डियक स्पिंचर। ठीक, कॉन्स्टिपेशन स्लोअर होगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, हार्मोनल इफेक्ट। ठीक, मैकेनिकल प्रेशर ऑफ यूट्रस, ओरल आयरन। ठीक, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हो सकता है, अगर आप आयरन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्लोअर इंटेस्टाइनल मोबिलिटी उसकी वजह से हो सकता है। इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से हो सकता है। हार्मोनल इफेक्ट जैसे प्रोजेस्टेरॉन एल्डोस्टेरोन इसकी वजह से भी हो सकता है। मैकेनिकल प्रेशर ऑफ यूट्रस इसकी वजह से भी हो सकता है। और हेमरॉइड्स में, ठीक, वर्सन ड्यू टू द वेनस प्रेशर, और आपका वेनस प्रेशर की वजह से हेमरॉइड्स होने का भी चांस रहता है। गॉल ब्लैडर एंड लीवर चेंज, गॉल ब्लैडर इनलार्ज होगा एंड इम्पटाइज स्लोली। ठीक, गॉल ब्लैडर बड़ा भी हो जाएगा और स्लोली खाली होगा। ठीक, यानी धीरे धीरे खाली होगा। ठीक, इसके बाद में आपका बाइल स्टेसिस। ठीक, बाइल स्टेसिस होगा क्यों, प्यूराइटिस एंड गॉल स्टोन की वजह से। ठीक, लीवर फंक्शन सॉरी बाइल स्टेसिस की वजह से प्यूराइटिस और आपका गॉल स्टोन हो सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में लीवर डिजीज कौन कौन से, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आपको करवाना इस समय जरूरी होता है क्योंकि लीवर डिजीज होने का चांस ज़्यादा होता है। इंटरप्ट आपका क्या हो जाता है कॉस्नली। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद में आपका गॉल ब्लैडर में कुछ खाली नहीं था, ज़्यादा नहीं था, उसको नहीं भी याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। मैटरनल वेट चेंज इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। कंटिन्यूस वेट गेन होगा, नॉर्मल एडाप्टेशन एंड फीटल ग्रोथ। ठीक, प्राइमरी ग्रेविडा एक्सपेक्ट वेट गेन। ठीक, एक्सपेक्टेड वेट गेन यानी आपका सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं,
प्राइमरी ग्रेविडा में कितना वेट गेन होगा, कितना एक्सपेक्टेड है कि इतना होना ही चाहिए। फर्स्ट 20 वीक में 4 किलो बढ़ना ही बढ़ना है प्राइमरी, यानी पहला बच्चा अगर है तो। सेकंड 20 वीक में 8.5 किलो बढ़ना ही बढ़ना है, लगभग 400 ग्राम पर वीक में लास्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक, लास्ट ट्राइमेस्टर में लगभग 400 ग्राम पर वीक बढ़ता है। टोटल 12.5 किलो के आसपास में होना चाहिए, यानी मान लीजिए आपका 11 से 12 किलो तो होना ही होना चाहिए। ठीक, ये प्राइमरी ग्रेविडा का होगा। 4 किलो फर्स्ट 20 वीक में बढ़ेगा, 8.5 किलो लास्ट 20 वीक में बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया अगर 40 वीक का मान के चल रहा है तो। ठीक, ये आपका ब्रेस्ट में कितना बढ़ेगा इसका दिया हुआ है 0.5% से लेके 1 किलो तक आपका ब्रेस्ट का वजन बढ़ जाता है। कब? पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक, इसके बाद में यूट्रस जो होता है 0.5 से 1 किलो आपका यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। इसके बाद में आपका जो है, ठीक, इसके बाद में फीटस एंड प्लेसेंटा 4 से 5 किलो आपका फीटस बच्चा और प्लेसेंटा मिला के हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है 1.5 किलो के आसपास में बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम 1.5 किलो बढ़ जाता है। फैट आपका जो है वो भी आपका 3 से 3.5 किलो आपका फैट बढ़ जाता है। ठीक, ये सारी चीजें देखिए। अगर मल्टीग्रेविडा है तो 1 किलो कम, यानी आपका 10 से 11 किलो उसका वजन बढ़ेगा। और अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 11 से 12 किलो या 12.5 किलो तक आपका वजन बढ़ेगा उसका। ठीक, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वेट गेन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, एडिमा हो सकता है, उसकी वजह से वेट गेन जो है अफेक्ट हो सकता है। मैटरनल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक, इसकी वजह से। डाइट कैसे ले रहे हैं, वोमिटिंग, उसका डायरिया, इन सारी चीज़ों पे। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम उसका कितना है, फीटल का साइज, बच्चे का साइज कितना है, इस पर भी डिपेंड करेगा। एज क्या है, बॉडी साइज कितनी है, ठीक, इस पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में आपका कोई डिजीज वगैरह तो नहीं हुआ, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वेट गेन। ठीक, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गेन, इसको पहले भी पढ़ चुका, एक बार फिर से। फीटस एंड प्लेसेंटा कितना 4.5 किलो के लगभग में आपका इंक्रीज होगा इनका वेट। यूट्रस 0.5 से 1 kg बढ़ेगा। ब्रेस्ट 0.5 से 1 kg इसका भी वजन बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम 1.5 लीटर, लगभग 1.5 किलो मान लीजिए इसको। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है 1.5 किलो इसका वजन बढ़ेगा। फैट स्टोर जो होता है 3 से 3.5 किलो ये आपका बढ़ेगा। टोटल आपका 11 से 12.5 किलो के आसपास में पहुंच जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब ब्रेस्ट पे आ गए हैं। ब्रेस्ट चेंज आर मोर मार्क्ड इन प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक, मतलब ब्रेस्ट का जो चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट में जो चेंजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा मार्क किस में करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा किस में मार्क होते हैं, सबसे ज़्यादा किस में दिखते हैं, तो आपका प्राइमरी ग्रेविडा में सबसे ज़्यादा दिखते हैं देन मल्टीपैरा। ठीक, यानी मल्टी ग्रेविडा से ज़्यादा आपके प्राइमरी ग्रेविडा में दिखते हैं। इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड टेंडरनेस, जिसमें आपका ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और टेंडरनेस भी बढ़ जाता है। ब्लू डिस्कलरेशन अपीयर एज स्ट्रिक्स। ठीक, ब्लू डिस्कलरेशन अपीयर होगा स्ट्रिक की जैसा। ठीक, और निप्पल बिकम मोर इरेक्टाइल। ठीक, आपका क्या हो गया, ब्रेस्ट चेंज हुआ मोर मार्क प्राइमरी ग्रेविडा में सबसे ज़्यादा बढ़ता है। पहले चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट चेंज देखिए। इंक्रीज करेगा ब्रेस्ट साइज एंड टेंडरनेस को। ब्लू डिस्कलरेशन अपीयर होगा। ठीक, आपका निप्पल बिकम मोर इरेक्टाइल होगा। एरियोला बिकम डीपली, ठीक, पिगमेंटेड, और एरियोला ज़्यादा पिगमेंटेड, ज़्यादा काला आपको नजर आएगा। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में मोन्टोग्रामी ट्यूबरकल्स। ठीक, ये क्या होते हैं आपका, ये आपका जो आपका एरियोला के साइड में होता है, आपका निप्पल होगा, इसके साइड में देखेंगे आप यहाँ पे, तो ऐसे छोटे छोटे आपको दानेदार चीज़ें कुछ दिखाई देंगी जो कि आपका क्या होते हैं, प्रमोट करता है सेबेसियस, प्रोमिनेंट होते हैं सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वही उभरी हुई होती हैं, जो कि अपीयर होते हैं प्राइमरी एरियोला। ठीक, ये हो गया। और ये आपका क्या होता है, किस लिए दिखता है, क्योंकि आपका जो निप्पल हो गया, ठीक, निप्पल जो हो गया उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। ठीक, उसकी वजह से आपका ये होता है, जहाँ से आपका क्या जो सेबेसियस ग्लैंड होती है जो आपका पसीना निकालने में हेल्प करती है, वो आपका यहाँ पे होते हैं प्राइमरी एरियोला का। अराउंड 5th मंथ पे आपका निकलता है, फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी एरियोला को। लेस पिगमेंटेड एरिया अराउंड द प्राइमरी एरियोला के साइड में जो होता है वहाँ पे निकलते हैं। मे आल्सो शोइंग, ये आपका होगा ट्यूबरकल। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्लियर स्टिक, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्लियर हो जाते हैं और आपका एक्सप्रेस होते हैं, और ये हेल्प करते हैं सॉफ्ट करने में। ठीक, और लेटर बिकम येलोइश, अब बाद में येलोइश हो जाते हैं, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक,
ये सॉफ्ट रखने में आपका निप्पल को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक, तो ये सारे चेंजेस हैं आपके, देख लीजिए जीआई चेंजेस हो गया, जनरल चेंजेस में आपका बीएमआर बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थॉरेक्स डायमीटर बढ़ेगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट बढ़ेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक, और आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। कार्डियक में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, 10 से 20% बीएमआर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो इतना चीज़ें थी आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, यानी आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना था। अब इसके बाद हमारा आ जाता है डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 23rd लेक्चर में हम लोग इस सारी चीज़ों को देख लेंगे, डायग्नोसिस और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।